13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निर्दोष लोग जमा थे। कुछ त्योहार मनाने आए थे, कुछ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले 10 मिनट में यहाँ इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा जाएगा। जनरल डायर के इशारे पर 90 सिपाहियों ने बिना किसी चेतावनी के गोलियों की बारिश शुरू कर दी। 1650 राउंड गोलियां, 10 मिनट और फिर सन्नाटा। खून से लथपथ लाशें, चीखें, रोना। वो बाग जो हरा भरा था लाल हो गया। आज मैं आपको ले चलूंगा उस दिन की पूरी कहानी में, वो कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के गुस्से को ज्वालामुखी बना दिया। 1919 का भारत, पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के लिए लड़ाई लड़ी थी, इस उम्मीद में कि युद्ध के बाद उन्हें आजादी मिल जाएगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? स्वतंत्रता की जगह उन्होंने लाया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता था, 10 मार्च 1919 को पास हुआ। इस कानून के तहत अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस शक के आधार पर गिरफ्तारी। पूरे भारत में इस कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। अमृतसर, जो पंजाब का व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था, इस आंदोलन में सबसे आगे था। 9 अप्रैल को अमृतसर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर में आग लगा दी। 2 लोकप्रिय नेताओं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। जब लोगों को इनकी गिरफ्तारी का पता चला तो गुस्से की लहर दौड़ गई। 10 अप्रैल को हजारों लोग डिप्टी कमिश्नर के घर की तरफ मार्च कर रहे थे कि उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। कई लोग मारे गए। इसके बाद शहर में दंगे भड़क उठे। कुछ ब्रिटिश इमारतें जलाई गईं, कुछ यूरोपीय लोगों पर हमला हुआ। अमृतसर के सैन्य कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को शहर का नियंत्रण सौंप दिया गया। डायर एक कठोर और क्रूर अधिकारी था। उसका मानना था कि भारतीयों को सबक सिखाना जरूरी है। 13 अप्रैल को उसने शहर में धारा 144 लगा दी, यानी 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना मना था। लेकिन एक समस्या थी, इस आदेश की घोषणा केवल शहर के कुछ हिस्सों में ही हुई थी, और वो भी ढोल बजाकर, जो हर जगह सुनाई नहीं दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पवित्र त्योहार। सिखों के लिए यह दिन बेहद खास था, क्योंकि 1699 में इसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पूरे पंजाब से लोग अमृतसर आए हुए थे। स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद कई लोग जलियांवाला बाग में जा रहे थे। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर था। ये एक बड़ा मैदान था, चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ। बाहर निकलने के लिए सिर्फ कुछ संकरे रास्ते थे। लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे थे, कुछ बैसाखी मेला देखने के लिए, कुछ डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। शाम के करीब 4:30 बजे लगभग 10,000 से 20,000 लोग बाग में थे। इनमें बुजुर्ग थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे। कई लोग तो अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आए थे। किसी को ये नहीं पता था कि डायर ने क्या योजना बनाई है। शाम 5:15 बजे जनरल डायर 90 सैनिकों के साथ, 25 गोरखा और 25 बलूची राइफलमैन और 40 अन्य भारतीय सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचा। साथ में 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं, लेकिन संकरे रास्ते के कारण वे अंदर नहीं जा सकी। डायर ने अपने सैनिकों को एक ऊंचे स्थान पर तैनात किया, जहां से पूरे बाग पर नजर आती थी। भीड़ को देखकर बिना किसी चेतावनी के, बिना तितर बितर रोने का मौका दिए, डायर ने आदेश दिया। आग, गोलियों की बारिश शुरू हो गई। ली एनफील्ड राइफलों से लगातार, बिना रुके। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जब तक उन्हें एहसास हुआ तब तक कई गिर चुके थे। पहले तो अफरा तफरी मची, फिर भगदड़। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन जाए कहां? चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, निकलने के रास्ते बेहद संकरे थे, और वहां भी गोलियां बरस रही थीं। डायर ने अपने सैनिकों को खास निर्देश दिए थे, वहां गोली मारो जहां भीड़ सबसे ज्यादा है। उसका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। लोग दीवारें फांदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियां उन्हें बीच में ही गिरा देती थीं। कुछ लोग जमीन पर लेट गए, लाशों के नीचे छुपने की कोशिश में। माताएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में खुद गोलियों की चपेट में आ गई। बाग के एक कोने में एक कुआं था। सैकड़ों लोग गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में कूद गए, लेकिन वो कुआं उनका मकबरा बन गया। बाद में उस कुएं से 120 से ज्यादा लाशें निकाली गई, ज्यादातर महिलाओं और बच्चों की। 10 मिनट, पूरे 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। 1650 राउंड गोलियां दागी गईं। डायर ने तभी रुकने का आदेश दिया जब गोलियां खत्म होने लगीं। अगर उन्हें वापस जाते समय किसी और विरोध का सामना करना पड़ा तो उसके लिए गोलियां बचानी थीं। गोलियां रुक गईं, लेकिन त्रासदी नहीं रुकी। जमीन पर सैकड़ों लाशें पड़ी थीं। घायल लोग दर्द से कराह रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। लेकिन डायर ने क्या किया? वो अपने सैनिकों के साथ वापस चला गया, और सबसे क्रूर बात, उसने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया।
कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। इसका मतलब था कि घायल लोगों को कोई मदद नहीं मिल सकती थी। पूरी रात वो लोग वहीं पड़े रहे, तड़पते हुए, मदद मांगते हुए। कई लोग इलाज न मिलने से मर गए। अगली सुबह जब लोगों को बाग में जाने की इजाजत मिली तो वहां का दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। खून से सनी जमीन, लाशों के ढेर, दीवारों पर गोलियों के निशान, रोते बिलखते लोग अपने प्रियजनों की लाशें ढूंढ रहे थे। आधिकारिक तौर पर 379 लोगों की मौत की घोषणा की गई, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जांच के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई लाशों को परिवार वालों ने चुपचाप उठा लिया, डर से कि उन्हें भी परेशान न किया जाए। जब डायर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसके जवाब और भी चौंकाने वाले थे। उसने खुलेआम कहा कि उसका मकसद पंजाब में नैतिक प्रभाव पैदा करना था। वो भारतीयों को सबक सिखाना चाहता था कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का क्या परिणाम होगा। डायर ने कहा कि अगर वो और गोलियां होती तो वो उन्हें भी इस्तेमाल करता। उसने ये भी कहा कि उसने जानबूझकर सबसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर गोलियां चलवाईं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। सबसे घिनौनी बात ये थी कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे लगता था कि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। ब्रिटेन में कई लोगों ने डायर को हीरो माना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसकी तारीफ की गई। लोगों ने उसके लिए 26,000 पाउंड का इनाम इकट्ठा किया। ये दिखाता है कि उस समय ब्रिटिश समाज में नस्लवाद कितनी गहराई तक था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत को झकझोर दिया। जो लोग अभी तक ब्रिटिश राज में विश्वास रखते थे, उनकी आंखें खुल गईं। ये साफ हो गया कि अंग्रेजों के लिए भारतीय जीवन की कोई कीमत नहीं थी। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, उन्होंने ये उपाधि वापस कर दी। उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखे पत्र में कहा कि ये समय उस प्रतिष्ठा को त्यागने का है जो हमारे देशवासियों के अपमान के संदर्भ में अर्थहीन हो गई है। महात्मा गांधी, जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था, पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने अपनी सभी ब्रिटिश पदवियां लौटा दी और कहा कि ब्रिटिश शासन शैतानी है। जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय एक युवा नेता थे, उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग में जो हुआ वो हमारी राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सरदार उधम सिंह, जो उस दिन बाग में मौजूद थे और चमत्कारिक रूप से बच गए, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे इस नरसंहार का बदला लेंगे। 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन में माइकल ओडवायर को गोली मार दी। उधम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन वे शहीद बन गए। ब्रिटिश सरकार को दबाव में आकर एक जांच आयोग बनाना पड़ा, हंटर कमीशन। लेकिन ये भी एक दिखावा था। आयोग में केवल 3 भारतीय सदस्य थे और बाकी सभी ब्रिटिश। मार्च 1920 में रिपोर्ट आई। आयोग ने डायर की आलोचना की और कहा कि उसने गंभीर गलती की, लेकिन उसे सिर्फ नौकरी से हटाया गया। कोई सजा नहीं दी गई, ना कोई जेल, ना कोई जुर्माना, ना कोई मुकदमा। हाउस ऑफ कॉमन्स में जब इस पर बहस हुई तो कई ब्रिटिश सांसदों ने डायर का बचाव किया। कुछ ने तो उसे साम्राज्य का रक्षक तक कहा। जिस जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्थे भारतीयों की जान ली, उसे ना कभी जेल हुई ना अदालत में सजा मिली। रेजिनाल्ड डायर 1927 में इंग्लैंड में बीमारी से मरा, एक आजाद आदमी की तरह। ये न्याय भारतीयों के लिए एक और अपमान था। ये साफ था कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीयों के लिए नहीं थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इससे पहले कई भारतीय नेता संवैधानिक सुधारों और क्रमिक स्वायत्तता में विश्वास रखते थे, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि ब्रिटिश शासन में सुधार असंभव है। पूर्ण स्वतंत्रता ही एकमात्र रास्ता है। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लाखों भारतीय सड़कों पर उतर आए। ब्रिटिश स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। ये आंदोलन इतना शक्तिशाली था कि ब्रिटिश सरकार हिल गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। उनका मानना था कि अहिंसा काफी नहीं है, क्रांति जरूरी है। जलियांवाला बाग ने दिखा दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य की सभ्यता और न्याय की बातें केवल दिखावा थीं। असलियत में वे एक क्रूर नस्लवादी शासन थे जो शक्ति से ही चलता था। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। उन दीवारों पर अभी भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। वो कुआं अभी भी है जो सैकड़ों लोगों का मकबरा बन गया था। एक ज्योति जलती रहती है उन शहीदों की याद में। लेकिन जलियांवाला आग केवल एक स्मारक नहीं है, ये एक याद दिलाता है स्वतंत्रता की कीमत क्या थी। ये बताता है कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, अंत में सत्य और न्याय की जीत होती है। 1919 में जिन अंग्रेजों ने सोचा था कि इस नरसंहार से भारतीयों में डर पैदा होगा, उन्हें 1947 में पता चला कि इसने तो क्रांति की आग भड़का दी। जलियांवाला बाग ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील था। आज जब हम अपने स्वतंत्र भारत में रहते हैं तो हमें उन शहीदों को याद रखना चाहिए जिन्होंने अपनी जान दी, उन माताओं को जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उन बच्चों को जिन्होंने अपने माता पिता को खोया,
उन युवाओं को जिनका भविष्य छीन लिया गया। जलियांवाला बाग हमें यह भी सिखाता है कि नस्लवाद, उत्पीड़न और अन्याय का विरोध करना हमारा कर्तव्य है, चाहे वो कहीं भी किसी के साथ भी हो रहा हो। मानवता की रक्षा करना, न्याय के लिए लड़ना, यही उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 13 अप्रैल 1919, वो दिन जब 1650 गोलियों ने एक साम्राज्य के पतन की शुरुआत कर दी। वो दिन जब खून से सींची गई जमीन पर स्वतंत्रता का बीज बोया गया। वो दिन जो हमेशा याद रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड। शहीदों को नमन। जय हिंद।